हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हम डाइपोल मोमेंट एंड क्वाड्रपोल मोमेंट के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इससे पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। यहाँ पर हम एक अलग कंसेप्ट ले रहे हैं कि अगर हमारे पास लीनियर मोशन हो या रोटेशनल या फिर एंगुलर मोशन हो तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लीनियर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन लीनियर मोशन में क्या रहता है x, वही एंगुलर मोशन में क्या हो जाता है थीटा। सिमिलरली वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है लीनियर में v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, बट इसमें क्या रहता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर, बट यहाँ पर चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन किस में कर रहे हैं हम यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन। ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इसमें रहता है ए क्या होता है डी वी बाई डी टी, तो इसमें एक्सेलरेशन जो है वो आपका अल्फा रहता है, वो हो जाता है डी ओमेगा बाय डी टी। फिर इसमें हमारे पास जो मास होता है वो लीनियर में m से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से रिप्रेजेंट करते हैं मास को। ठीक है। तो इसमें जो फोर्स होता है हमारे पास, फोर्स वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बट इसमें क्या होता है I इंटू एल्फा, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है एल्फा। तो इस तरह से इस फोर्स को तो हम एम ए से बोलते हैं, बट ये जो आई अल्फा है इसको फोर्स ना बोल के क्या बोला जाता है टॉर्क। तो अभी जो यहाँ पर हम कंसेप्ट लेंगे वो टॉर्क का लेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक और है मोमेंटम। मोमेंटम इसमें क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, इसमें क्या होता है मास की जगह तो आई और वेलोसिटी ओमेगा, इसमें मोमेंटम ये होगा। ठीक है। बट यहाँ पर हमें क्या निकालना है अब टॉर्क। ठीक है। तो देखते हैं टॉर्क क्या होता है। जिस तरह से रेखीय गति में फोर्स पार्टिकल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर विस्थापित करने में काम आता है, उसी तरह से टॉर्क एंगुलर मोशन में पार्टिकल को रोटेट करने में काम आता है, लाइक थीटा 1 से थीटा 2 पोजीशन पे रोटेट करना। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंगुलर, तो यहाँ पे जो काम फोर्स का था वही काम यहाँ पे किसका है टॉर्क का। ये लीनियर मोशन करवाता है और ये इसको एंगुलर मोशन करवाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा टॉर्क। टॉर्क की डेफिनेशन होती है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वर्किंग लाइंस ऑफ फोर्स, वर्किंग लाइंस ऑफ फोर्स, बल इंटू क्रियाकारी रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया E और इसमें हमने दो चार्ज पार्टिकल का ग्रुप यानी कि एक डाइपोल रखा हुआ है। हमने एक डाइपोल ले लिया, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ये माइनस क्यू आपका और ये हमने मान लिया है प्लस क्यू। ठीक है। इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई, वो इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बट इसके लिए F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन अपोजिट शो कर दी, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका भी क्यू ई। डाइपोल की जो डिस्टेंस है वो है माना कि 2d, ये ओरिजेंटल से थीटा एंगल पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो निकालनी रहेगी हमें। तो 2d का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा
2d cos थीटा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा 2d sin थीटा। तो टॉर्क निकालना है, टॉर्क टो इज इक्वल टू फोर्स कितना है QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2d sin थीटा। तो ये Q इंटू 2d और E sin थीटा कल ही पढ़ा, मतलब प्रीवियस लेक्चर में Q इंटू 2d क्या होता है डायपोल मोमेंट P, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये डायपोल मोमेंट P E sin थीटा। तो ये आपका टॉर्क 2। अगर आप चाहें तो यहाँ साइन थीटा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट P क्रॉस E इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, अब टॉर्क के कारण इसमें इस डाइपोल को कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक घुमाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो हम वो वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल exist in electric field। ठीक है, तो आपको क्या करना है वर्क डन निकालना है। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स कितना है यहाँ पर टॉर्क है टो और डिस्प्लेसमेंट मान लिया हमने थीटा। इस थीटा को मैं पार्शियल के टर्म में ऐसे लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, जब टोटल करेंगे तो वही आएगा। तो टो डी थीटा, और माना कि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको किसी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि टॉर्क टो क्या होता है, टो इज इक्वल टू होता है PE sin थीटा। Now substituting value from equation second in first, we get W is equal to theta 1 to theta 2 PE sin theta d theta। फिर PE तो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा थीटा 2 थीटा 1 माइनस ऑफ PE बाहर ले लिया कॉस थीटा 2 अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा 1। तो PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आपका वर्क डन हो गया। अब अगर आप इसको थीटा 1 0 डिग्री से यहाँ से 90 डिग्री तक घुमाना चाहते हो तो 0 से 90 डिग्री के लिए क्या करें हम केस फर्स्ट ले लेते हैं कि थीटा 1 तो है 0 डिग्री एंड थीटा 2 है 90 डिग्री। इस स्थिति में किया गया वर्क डन कितना होगा PE कॉस 0 माइनस कॉस 90। तो ये कितना हो गया W इज इक्वल टू PE कॉस 0 1 और कॉस 90 0। फिर केस सेकंड ले रहे हैं हम कि हम इसको थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री टू थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री तक घुमा रहे हैं। तो W इज इक्वल टू PE कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। तो कितना होगा PE कॉस 0 अपना मान देगा 1 माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू ट्वाइस PE, यानी कि PE का 2 गुना। ठीक है, तो W क्या है आपका यहाँ पर वर्क डन है इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में। तो अगर आप 90 डिग्री पर घुमा रहे हो तो PE, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि 180 डिग्री पर घुमा रहे हो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो किया गया कार्य भी कितना होगा डबल। मतलब जितना ज़्यादा वर्क करेंगे हम उतना ही ये
रोटेट होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर टॉर्क का कंसेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी आर थीटा ड्यू टू आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीपल चार्ज एक्सपेंशन। मतलब हमें एक ऐसा निकाय दिया हुआ है जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आर्बिट्री है, कैसा भी हो सकता है। तो मैं कुछ भी शेप बना रही हूँ इस तरह से, मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोई सिमेट्रिसिटी नहीं है उसमें। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें किसी पॉइंट पी आर थीटा पर पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अब जो चार्जेस होंगे वो एज ए डाइपोल हैं, एज ए मल्टीपोल हैं, एज ए ऑक्टापोल हैं, एज ए क्वाड्रपोल हैं या एज ए मोनोपोल हैं। किस तरह के चार्जेस हैं हमें पता नहीं है, तो एक सिस्टम ले लिया हमने इस तरह से, और हमें इस स्वैच्छिक आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पी आर थीटा पर पोटेंशियल निकालना है। तो हमने यहाँ पर बिंदु ले लिया है पी। मैं ये मान लेती हूँ कि ये जो चार्जेस का सिस्टम है ये बहुत सारे छोटे छोटे आयतन अल्पांशों से मिलकर बना है। तो हमने एक छोटा सा वॉल्यूम सेगमेंट ले लिया यहाँ पर, और इस वॉल्यूम सेगमेंट का जो वॉल्यूम है वो हमने कंसीडर कर लिया है इसका वॉल्यूम dv। ठीक है, इस पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पर बिंदु दे दिया O, इसको हम दे देते हैं A, और इसको इससे मिला दिया हमने। ये थीटा एंगल बना रहा है इससे। P की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो तो है आपके पास माना कि कैपिटल R, लेकिन इस P की इससे जो डिस्टेंस है वॉल्यूम सेगमेंट से वो हमने कंसीडर करी स्मॉल a, और इस वॉल्यूम सेगमेंट की सेंटर O से जो डिस्टेंस है वो हमेशा r कोऑर्डिनेट्स के साथ चलती है, तो वो हमने मान ली स्मॉल r। तो ये इस तरह से तीन इसकी डिस्टेंसेस हो गई। लेकिन जो भी हमें आंसर मतलब पोटेंशियल निकालना है वो हमेशा किसके टर्म में निकालेंगे हम, r और थीटा कोऑर्डिनेट की टर्म में। पॉइंट P हमने यहाँ लिया है, उस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है हर एक वॉल्यूम सेगमेंट से अलग अलग होगी। हमने तो ये यहाँ पर वॉल्यूम सेगमेंट लिया है, हम चाहते तो ये यहाँ ले लेते, तो जो डिस्टेंस होती वो अलग होती, इसलिए उस कोऑर्डिनेट को कभी भी r नहीं मानना है। r क्या होगा, जो भी आप वॉल्यूम सेगमेंट ले रहे हो उसका सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इस तरह का हमने एक फिगर बनाया है। और अब हम इसमें अगर पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल क्या होता है, चूँकि वॉल्यूम सेगमेंट के कारण ले रहे हैं, स्मॉल सेगमेंट के कारण, तो वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी फाई से। वॉल्यूम जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाई आर। तो के क्यू हमने माना कि इस वॉल्यूम dv से जो बाउंडेड चार्ज है वो है आपके पास q, तो इसको q नाम दे दिया। तो ये हो जाएगा आपके पास के क्यू अपॉन, और जो डिस्टेंस है बिंदु पी आर थीटा की इस वॉल्यूम सेगमेंट से जो डिस्टेंस है वो कितनी है a, तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाई ए। फिर आपको पता है कि जो चार्ज डेंसिटी होती है रो इज इक्वल टू क्या होती है, q इन पर यूनिट वॉल्यूम dv से बाउंडेड चार्ज हमने q ही लिया है, तो q बाई dv। तो q कितना हो जाएगा, रो dv। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट d phi इज इक्वल टू k अपॉन a एंड q की वैल्यू रो ऑफ dv। देन टोटल पोटेंशियल अगर हमें निकालना है, ये तो किसी स्मॉल सेगमेंट के कारण है, अगर हमें पूरे सिस्टम के कारण पोटेंशियल निकालना है तो वो कितना होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन फोर वी गेट फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के अपॉन ए रो dv। ठीक है, तो ये फाई इज इक्वल टू के आगे ले सकते हैं, कांस्टेंट है इसलिए, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv अपॉन ए, इक्वेशन 5।
अब हमें क्या करना है, इस 1/a का मान r और थीटा की टर्म में निकालना है, क्योंकि a कोई गिवन वेरिएबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन ट्राइंगल POA cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस जस्ट थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस r ऑफ स्मॉल r। अब a स्क्वायर निकालना है, ट्वाइस r cos थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस ट्वाइस r cos थीटा। 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस ट्वाइस r cos थीटा। 1/a इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस ट्वाइस r ऑफ स्मॉल r cos थीटा टू द पावर हाफ। 1/a 1/r स्क्वायर की पावर हाफ को आप बाहर ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपके पास r, ये आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस ट्वाइस फिर स्मॉल r अपॉन कैपिटल R cos थीटा की पावर 1/2। ठीक है, ये 1 प्लस x की पावर n होगा, वन अपॉन ए इज इक्वल टू 1/r, और ये ऊपर ले जाएंगे अगर ये टर्म, तो ये बनेगी 1 प्लस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस ट्वाइस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R cos थीटा टू द पावर माइनस हाफ। 1 प्लस x की पावर n से खोलेंगे इसको, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ऑन फैक्टोरियल टू x स्क्वायर एंड सो ऑन। 1/a इज इक्वल टू 1/r 1 प्लस nx, n की वैल्यू कितनी है माइनस हाफ और x की वैल्यू ये पूरा स्मॉल r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस ट्वाइस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R cos थीटा प्लस फिर है आपके पास n इंटू n माइनस 1 माइनस हाफ माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड इस टर्म का स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस ट्वाइस r अपॉन कैपिटल R cos थीटा टू द स्क्वायर एंड सोन। आगे की भी टर्म्स 1/a इज इक्वल टू 1/r, यहाँ से 1 माइनस ये हो जाएगा आपके पास स्मॉल r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R cos थीटा, ये माइनस 3/2 मल्टीप्लाई होके 3/4 डिवाइड बाई 2 3/8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस 3/8 और इसका स्क्वायर खोल लेते हैं हम। इसका स्क्वायर क्या होगा स्मॉल r टू द पावर 4 अपॉन कैपिटल R टू द पावर 4 प्लस 4r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे और यहाँ से आपको इसका मल्टीप्लिकेशन 2r 4r क्यूब अपॉन r क्यूब cos ऑफ थीटा एंड सोन हायर टर्म्स। देन आपने क्या करना है, इस टर्म को उठा के आपको रखना है इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, तो हम ये रख देते हैं पहले, फिर आगे का टर्म देखते हैं।
Now substituting values from equation number 6, put 6 in 5 we get. तो आपको जो 5 मिलेगा 5 इज इक्वल टू k तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब जो 1/a है वो पूरा और फिर पीछे क्या आ जाएगा रो dv. वन अपॉन ए में कौन कौन है, ये पूरा टर्म है हमारे पास 1/r और फिर ये 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस r स्क्वायर प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R कॉस थीटा प्लस 3/8 r टू द पावर 4 अपॉन कैपिटल R टू द पावर 4 प्लस 4r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 4r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब कॉस थीटा, हायर टर्म्स एंड रो dv, ये सब इंटीग्रेशन में. ठीक है, अब आपको कॉमन ले लेना है सेम टर्म्स में से, जैसे 5 इज इक्वल टू k के बाद पहले इंटीग्रेशन लगा लेंगे 1/r और अंदर सबसे पहले हम लेंगे 1, फिर लेंगे r/r की सिंगल पावर, एक ही टर्म है, प्लस स्मॉल r ऑन कैपिटल R कॉस ऑफ थीटा. फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगी टर्म हमारे पास स्क्वायर वाली हमारे पास यहाँ 2 टर्म से ये रही, इनमें से जो जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लेंगे. तो क्या रहेगा आपके पास प्लस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ. ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये 3/8 भी मल्टीप्लाई होगा. जब ये 3/8 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 3/2 बचेगा, इसको 3/2 कर लेते हैं. और यहाँ भी ये 3/8 जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 3/2 रह जाएगा. वो r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस r स्क्वायर बच रहा है, अंदर बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. इसके अलावा जो क्यूब वाली टर्म्स एंड सोन है प्लस हायर टर्म्स, उनको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, प्लस हायर टर्म्स और ये रो dv. नेगलेक्टिंग हायर टर्म्स, क्योंकि स्मॉल r का मान कैपिटल R की तुलना में बहुत कम है. तो नेगलेक्टिंग हायर टर्म्स, अगर हायर टर्म्स को हटा देते हैं तो क्या मिलेगा, जो पोटेंशियल है वो आपको मिलने वाला है k इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv अपॉन r प्लस फिर है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ r कॉस थीटा रो dv अपॉन नीचे आएगा आपके पास r स्क्वायर. ठीक है, फिर इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास, और आप चाहो तो एक r कॉमन भी रख सकते हो, एक r हम कॉमन ही ले लेते हैं, तो यहाँ कोई r नहीं है. इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, यहाँ एक r रह जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर और r, ये r तो बाहर ही है, ये r स्क्वायर रह गया. इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर रो dv एंड सोन. आगे की भी टर्म्स आएंगी इसमें, आप चाहो तो इनको नेगलेक्ट करो, नहीं तो डैश डैश ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब आप इसको क्या मान लेते हैं हम, लेट इंटीग्रेशन ऑफ रो dv इज इक्वल टू p नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dv. p1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r cos थीटा रो dv.
P2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3, यहाँ पे 3/2 है तो ये by2 भी है तो ये 1/2 मैं आगे ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3r² cos स्क्वायर थीटा माइनस r² रो dv। अब ये देखिए, आप सबसे पहले इस टर्म की बात करते हैं। r cos थीटा जो आपका r था उसका z डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बनेगा r cos थीटा। आपका जो फिगर था वो कुछ ऐसे था, ये आपके पास ये आपके पास r डिस्टेंस, ये थीटा, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा r cos थीटा। r cos थीटा डिस्टेंस है और रो dv क्या है चार्ज इनटू डिस्टेंस क्या होता है डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डाइपोल मोमेंट। तो फिर ये क्या होगा रो dv, ये आपके पास होगा ओनली चार्ज है, ये चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे हम मोनोपोल मोमेंट, सिंगल पोल, एक ही चार्ज के कारण आघूर्ण, ये चार्जेस के सिस्टम के कारण आघूर्ण। और ये क्या होगा फिर आपके पास, से बोलते हैं हम क्वाड्रापोल मोमेंट। क्वाड्रापोल मोमेंट इसकी यूनिट क्या होगी चार्ज इनटू, यहाँ पे डिस्टेंस का क्या है स्क्वायर, तो इसकी जो यूनिट है डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है तो होती है कूलम इनटू मीटर, जबकि कॉलम इनटू मीटर क्वाड्रापोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ये याद रखना है आपको, क्वाड्रापोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर बन रहा है। देन आपके पास इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू के अपॉन आर, और फिर क्या होगा नेक्स्ट P0 प्लस P1 अपॉन आर प्लस P2 अपॉन आर स्क्वायर एंड सोन। तो ये आपके पास फाइनल पोटेंशियल है और P0, P1, P2 को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है। तो ये किसी आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपके पास रिजल्टेंट पोटेंशियल है। अब इसमें हम अलग अलग केस ले रहे हैं। केस फर्स्ट, ड्यू टू ओनली मोनोपोल, तो अगर मोनोपोल के कारण लेंगे तो हमने ये मान लिया कि जो भी आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ओनली एक ही सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है। अगर एक ही सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो हायर टर्म्स को क्या कर लेते हैं नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो इस स्थिति में फाई कितना हो जाएगा के अपॉन आर इंटू P0 के अपॉन आर, और P0 का मान क्या है इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। इंटीग्रेशन ऑफ रो dv क्या होता है चार्ज, तो KQ/R, ये आपका जो आप जनरल पोटेंशियल जानते हो। केस सेकंड हम ले लेते हैं ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के कारण पोटेंशियल देखते हैं। फाई इज इक्वल टू, इसमें हम इस कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि P0 सिंगल पोल के कारण तो जीरो है, क्योंकि अब जो भी चार्जेस है वो दो चार्ज है मतलब वो डाइपोल है, तो सिंगल पोल के कारण P0 तो क्या हो गया जीरो। इस स्थिति में और इसमें भी हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो फिर आपके पास जो फाई बनेगा वो बनेगा K अपॉन आर P1 अपॉन आर, तो K अपॉन आर P1 और K अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। P1 की वैल्यू, P1 आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ आर कॉस थीटा रो dv, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास, ये तो आपके पास चार्ज बन गया
ये डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, चार्ज इनटू डिस्टेंस के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी और कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो आपके पास डाइपोल के कारण पोटेंशियल आता था। इसी तरह से आप थर्ड वाले को भी चेक कर लो, ड्यू टू क्वाड्रापोल। क्वाड्रापोल के कारण आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया है, फाई इज इक्वल टू के अपॉन आर 1/r स्क्वायर एंड P2 का मान कितना है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर रो dv। तो ये कितना हो जाएगा, k अपॉन आर क्यूब 2 और इधर से 3r स्क्वायर रो dv। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, k क्यू डी स्क्वायर था वहाँ पे, तो ये q बन जाएगा आपके पास रो dv, तो और ये आपके पास d स्क्वायर और ये आपके पास k अपॉन 2r क्यूब। तो ये सेम वैसी ही टर्म्स बन रही है जैसे आपके पास प्रीवियस में थी, ये r स्क्वायर जो कि हमारे d स्क्वायर का काम करेगा, ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका q अपॉन ये ट्वाइस r क्यूब। तो ये आप देख सकते हो, आपको पहले भी ऐसी टर्म मिल चुकी है, ये क्वाड्रापोल के कारण पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपके क्वाड्रापोल मेनली इसमें जो रोल है वो किसका है, क्वाड्रापोल का। तो अब हम इस क्वाड्रापोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड्रापोल मोमेंट। क्वाड्रापोल मोमेंट आपका जो स्फेरिकल सिमेट्री है उससे डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। अगर आपके पास क्वाड्रापोल मोमेंट Q यानी कि P2 इज इक्वल टू